नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमने आपसे सवेरे वादा किया था, बाबा ने कहा था कि हम लोग घमासान एक शो लेकर आने वाले हैं। और घमासान इसलिए, आपको पता होगा 23 मार्च को विधानसभा का घेराव होना था और किस तरीके से बहुत दिनों के बाद जब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जो है सिंहासन खाली करो की जनता आती है। साथ साथ मनोहर लोहिया ने भी जिक्र किया था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। और इसी वाक्यों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने बाकायदा सड़क पर संघर्ष किया और बाकायदा आपने देखा होगा इसकी चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग बता रहे हैं सफल है, कुछ असफल है, वो हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन इसके बारे में आज कुछ बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सीक्रेट है, रहस्य है। इसके पीछे वो कौन सी रणनीति थी, रणनीति बनाने वाले कौन थे, इन चीजों को लेकर आज जो है बाबा आपके सामने मौजूद है। अब अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि कहां तक सफल रही, कहां तक असफल रहा। लेकिन सवाल यह है कि बहुत दिनों के बाद इस तरह का सड़कों पर संघर्ष दिखा। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो कई लोग राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष की आवाज बने हुए हैं और लगातार इस तरह का सड़क पे संघर्ष हो रहा है, तो केंद्र में भी ऐसा होना चाहिए। तो इसके पीछे की रणनीति क्या रही, कौन कौन से लोग इसके पीछे रहे, जिसको लेके आज सब कुछ आप खुलासा करने वाले हैं। सेनापति सेना पर ही टिका रहता है। अगर सेना मजबूत हो तो सेनापति की जीत हो जाती है जी। इसके आगे अब हम इस चर्चा को लेकर के चलते हैं। इसकी सफलता असफलता पर जैसा कि आपने बताया है कि चर्चाएं हो सकती हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर सकते हैं। जो पक्ष में है वो कहेगा कि बहुत सफल रहा है, जो विपक्ष में है वो कहेगा कि नहीं फिसड्डी रहा, ये तो फालतू रहा, इसको तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक आम नागरिक और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखें तो ये आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन हुए हैं इस देश में, इस बिहार में, उनमें से एक आंदोलन के रूप में स्थापित हो गया है। एक लंबे समय के बाद विपक्ष जागृत नजर आया, जीवित नजर आया। वरना विपक्ष तो इस देश में पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि मृत प्राय नजर आ रहा है। विपक्ष को या तो बोलने नहीं दिया जाता, या विपक्ष को यह लगता है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। या ये भी हो सकता है कि विपक्ष को यह लगे कि इस देश की और बिहार की जनता ने हमें उस लायक ही नहीं बनाया, सत्ता में नहीं लगाया, तो हम क्यों उसकी बात करें। लेकिन जो आंदोलन सदन घेरने की हुई, विधानसभा घेराव के लिए जो कार्यक्रम बना, इस कार्यक्रम में बहुत पुरानी यादों को ताजा कर दिया। आपने कहा भी कि हमारे इस बिहार से ही इस देश को कई ऐसी राजनीतिक लोकतंत्र की कई ऐसी आस्थाएं, विश्वास, भरोसा दिलाने वाले राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण यादव, माफ कीजिए जयप्रकाश नारायण जी जैसे नेताओं ने दिया। और इन्होंने एक मजबूत शासन को, उसकी नींवें हिला दी, जड़ें हिला दी। और उसका रास्ता यही आंदोलन बना था। छात्र आंदोलन हुए थे, तो उसने इस देश में एक बड़ा क्रांति लाया था। अब इस आंदोलन की क्रांति इस देश, राज्य से बाहर देश में भी जाएगी कि नहीं जाएगी, यह अलग बात है। लेकिन बिहार में तो सरकार की जड़ें जरूर कमजोर हुई है। नीतीश कुमार जी के चेहरे और भाव सदन के अंदर जो नजर आए, जिसको कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके भी लिखा, बताया कि देखिए किस तरह से हमारे मुखिया जो हैं बर्ताव कर रहे हैं सदन में, उसे देख करके लगता है कि नीतीश कुमार जी को प्रभाव जरूर पड़ा है। पुलिस ने लाठी डंडे भी बरसाए, वाटर कैनन चला, आप लोगों को भी चोटें लगी, आप लोग तो उसके गवाह भी रहे। इसका मतलब है कि आंदोलन अपने उफान पे था। अब तक आपने सुना होगा कि राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ लगी रहती है। जो नेता रहता है, जो मुखिया रहता है, उसके इर्द गिर्द लोग घूमते रहते हैं। किसी को चम्मच या बेलचा भी कहा जाता है। ये उन्हीं लोगों की भाषा है, हमारी भाषा नहीं है। लेकिन राजनीति में क्रेडिट कोई नहीं ले, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में क्रेडिट लेना और अपने आप को सुप्रीम साबित करना, बिल्कुल बॉस के सामने ये अपना पॉइंट बढ़ाना अक्सर रहा है। लेकिन एक शख्स को मैं जानता हूं, ये मैं उसका प्रशस्तिगान नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति में जो चेहरे होते हैं, जो भाव होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वो बड़ी मायने करते हैं। हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को उनके काम और उनके औकात को बताने के लिए महाराष्ट्र की बात बिहार में ला करके और प्रेस वार्ता किया। गृह मंत्री वसूली करते हैं। बिल्कुल। जब ऐसी बातें हुई तो निश्चित रूप से इसके कोई सिंबल होते हैं, इसके कोई मायने होते हैं। महाराष्ट्र में भी कर सकते थे या केंद्र में बैठ करके भी कर सकते थे, उनके पास जगह की कमी नहीं थी। लेकिन बिहार में करने का औचित्य क्या था, इसका आप जोड़ घटाव करते रहिएगा। हमारा काम था, हमने आपको बता दिया है।
अब हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरी तैयारी जो हुई, इसकी योजना जो बनी, युवा विंग की तरफ से बनी थी जी। इसमें बड़े चेहरे आपको नजर नहीं आए तैयारियों में। आपको यह भी पता नहीं चला होगा कि तैयारियां किस तरह की हो रही हैं। आरजेडी की एक नई संस्कृति, नई प्रकृति आई है, जिसमें 2 पावर सेक्टर है जी। एक पावर सेक्टर जो तेजस्वी यादव चलाते हैं, जिसको लेकर के हमने चर्चा किया था बोरे में कि आरोप उस पर लग रहे हैं, और साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कई पर्दे खोल दी हैं, कई ऐसे राज खोले, कई पर्दे हटाए हैं कि तेजस्वी यादव निरंकुश हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, लालू राबड़ी की भी बात नहीं सुनते हैं, उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, किसको क्या सम्मान देना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं जी। यहां तक कि लालू के विचारों को, उनके बातों को भी वो दरकिनार करने लगे हैं, उनकी भावनाओं को भी कोई उनके लिए मायने नहीं रह गया, वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति और रणनीति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये तैयारी युवा विंग की तरफ से हो रहा था, और युवाओं ने सदन को घेरने का प्लान बनाया था। इस प्लान के तहत शुरुआती दौर से ही जब इसकी चर्चा हुई, तो आपको याद होगा कि हमने इस पर जबरदस्त ढंग से आकलन शुरू किया था, और हमने गुप्त रूप से आप लोगों को भी बताया था कि आप इसको देखिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है। 75 विधायकों वाली आरजेडी के कितने विधायक आपको नजर आए, इस तैयारी में कितने विधायकों ने क्या योगदान दिया, क्या श्रम किया, वो दिगर बात है, किसी को आपने देखा नहीं होगा। बैनर पोस्टर में भी आप बहुत कम लोगों की तस्वीरें देखे होंगे, लेकिन ये सफल रहा। इसके सफलता के पीछे जिस शख्स ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, वो डार्क हॉर्स निकला, छुपा रुस्तम। बिल्कुल, इस शख्स को पर तीसरी बार पार्टी ने युवा विंग राज्य का दिया है और उसका प्रमुख बनाया है। कहीं ना कहीं इसमें क्षमता जरूर रही होगी। हम बात शोएब कारी की कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लेकिन इन्हें देख करके, इनके हाव भाव से आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के हैं, लेकिन कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिस समाज से इनका पैठ नहीं है, जिस समाज के लोग इनका सम्मान नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि युवा पैर छू करके इनको प्रणाम करते हैं। मैंने देखा है इन चीजों को, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीज सिंबॉलिक होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, शोएब कारी ने इसकी पूरी तैयारी की और उन्हें इस बात का भरोसा था। वो सीधे तौर पे कहते हैं कि मैं लालू प्रसाद का हनुमान हूं, मैं तेजस्वी का हनुमान हूं, और लालू जी ने जो जमीन तैयार की है, उस जमीन को बचा करके रखना, उसको बोते सींचते और उसमें अच्छे फल निकले, ये देखना हमारा काम है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं अपने सेनापति यानी तेजस्वी यादव को कभी भी कमजोर होता नहीं देख सकता हूं। जहां जरूरत पड़ेगी खून की, वहां मैं खून दूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी और भी चीजों की मैं तैयार हूं। शोएब कारी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, और शोएब कारी को जब जब मौका मिला उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, जहां उन्हें इस लायक भी नहीं समझा गया कि वो चुनाव लड़े, या स्टार प्रचारक हों, या और भी बहुत तरह की जिम्मेवारियां, लेकिन उन्होंने जहां जहां जरूरत महसूस हुई पार्टी को मजबूत किया है। विधानसभा चुनाव की तरफ आप आ जाएं, तो विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि शोएब कारी को मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व, उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए और उन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए, उन्हें क्षमता है। पिछले 3 टर्म से वो लगातार पार्टी के युवा विंग को मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। और आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जगदानंद सिंह जैसे अनुशासित व्यक्ति के बगल वाले गलियारे में बैठने वाले शोएब कारी, आप समझ सकते हैं कि अगर उन जगदानंद सिंह के अनुशासन का वो पालन नहीं करते तो वे ये बातें नहीं हो सकती थी। और जगदानंद सिंह बहुत टाइट हैं। युवा विंग जो पहले प्रकृति थी, मैंने कई बार सुना भी है। आपको मैं एक प्रसंग बताता हूं, जो कि हालांकि ये शायद ज्यादा मौजूद है। आज से चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एक प्रदर्शन होने वाला था युवाओं का। अचानक से जगदानंद सिंह से एक साक्षात्कार के लिए मैं उनके कार्यालय में गया हुआ था, बातचीत हो रही थी। उसी बीच में युवा विंग के जो उनके महासचिव हैं, वो एक चिट्ठी लेकर के आए, सूचना थी उसको लेकर के आए। उन्होंने बिना किसी लाव लपेट के सीधे तौर पे कहा कि सुनो, तुम्हारे लड़के बहुत उदंड हैं, अगर उदंडता किसी ने दिखाई तो यह कार्यक्रम नहीं होगा, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। अगर कोई उदंडता हुआ तो पद से तुमको जाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, ये अंदर की बात है, ये बातें बाहर नहीं आती हैं। लेकिन
बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कहना वक्त पे जरूरत होता है। युवा विंग के उस पदाधिकारी ने जब बाहर मैं निकल करके उनसे बात किया कि इतना कड़ा एक्शन था, कैसे आप संभालिएगा, आपकी पार्टी में युवा होंगे, तो बोला कि मैं तब तक उन्होंने तुरंत फोन लगाया कारी शोएब को और बोला कि इस तरह का निर्देश आया। बोला कि बिल्कुल सही निर्देश है। स्पीकर पे मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि मुझे भी सुनाइए। शोएब कारी ने उधर से कहा कि किसी तरह का कोई उदंडता नहीं होगा, हमारे बच्चे बहुत अनुशासित हैं और इस कार्यक्रम को हम उतना ही सफल कराएंगे जितना अध्यक्ष जी चाहते हैं। कार्यक्रम हुआ, उसकी सफल भी रहा और सफलता के बाद ये सारा चीज हुआ और इन सब के बाद बेहतर परिणाम आए। जब मैं दोबारा मिला तो बोला कि आप किस तरह से बातें कर रहे हैं, आप तो अपने जैसे एक ऑफिस होता है, ऑफिस में बॉस होता है, उस तरह से करते हैं। बोले कि बाबा राजनीति में अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वो पिलर हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ये प्रसंग मैंने इसलिए कहा कि जगतानंद सिंह, जब मैंने देखा कि इस कार्यक्रम की सफलता के बाद जो आरजेडी और महागठबंधन के लोग समझ रहे हैं, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं कि ये जो आयोजन था विधानसभा घेराव, ये सफल रहा और अगर ये सफल रहा तो इस सफलता को श्रेय भी लेना था, लेकिन श्रेय लेने वालों में सबसे पीछे शोएब कारी खड़े थे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी कह सकते हैं। शोएब कारी को मैं तब जानता हूं जब विधानसभा चुनाव के समय में आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, आप लोगों से भी कई जगह टकराए, मुजफ्फरपुर में टकराए, उसके बाद फिर आपको और कई जगह मुकेश सहनी जो कि जिस तरह से कर करके गए थे, सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़े थे और वहां हार गए। इसमें उनके हराने में और आरजेडी के जीतने में शोएब कारी का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उन्होंने ये प्रण लिया था कि हमारे नेता को, हमारे सेनापति को बीच मीडिया के सामने उन्होंने बेइज्जत किया है, उसका जवाब हम जरूर देंगे, और नहीं जीत पाए। ये भी एक बड़ा गट्स वाली बात होनी चाहिए थी। शोएब कारी ने साफ तौर पे इस पूरे मामले का, आप देखे होंगे तस्वीरों में, आप वीडियो में देखे होंगे, आप दर्शक हैं, आप देख रहे हैं, तो आपने जब घेराव का देखा होगा तो सबसे सामने उस जो गाड़ी चल रही थी, जिस रथ पे वो सवार थे, उस सवार में सबसे किनारे शोएब कारी खड़े थे और जब मीडिया आती थी तो सामने हाथ ऐसे करके अपना चेहरा रख करके, और मीडिया का कैमरा तेजस्वी यादव से नहीं टकरा जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाते, अपना हाथ दिखा करके और मीडिया को बताते थे कि जरा सा आराम से। लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग वहां तस्वीरें खिंचवा रहे थे, अगल बगल में रह करके चेहरा घुसा करके लोग दिखा रहे थे, लेकिन शोएब कारी का चेहरा कहीं नहीं दिखा और इसका इनाम उन्हें मिला। भले ही राजनीतिक रूप से उनको इनाम नहीं मिला हो, लेकिन जब जगतानंद सिंह जैसे अनुशासित व्यक्ति किसी को आप उठा करके अपनी कुर्सी पर बैठाते हो तो इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और शायद इसी सम्मान के लिए शोएब कारी किसी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं रहे। हमने देखा जब पूरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जब ये बताया जा रहा था कि विधानसभा घेराव में क्या कुछ हुआ, किस तरह से सरकार ने हमला किया, सब कुछ हुआ, इन सारी जगहों के बीच में आपने देखा होगा तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कौन से लोग बैठे हुए थे। तीसरे नंबर पे दाहिने साइड तेजस्वी यादव के जगतानंद सिंह बैठे हुए थे। और ये प्रेस वार्ता का जब अंतिम दौर चल रहा था तो जगतानंद सिंह अपनी कुर्सी से उठते हैं और सबसे किनारे बैठे हुए शोएब कारी को हाथ पकड़ते हैं और अपनी कुर्सी पर ले आकर के बैठाते हैं और कहते हैं कि बोलो। जब मैंने शोएब कारी से इस विषय पर बात किया कि आप तो डार्क हॉर्स निकले, बोले कि मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मेरी भावना और मेरा सोच सिर्फ यही था कि सरकार जिस तरह से एक्ट कर रही है, जिस तरह से अपने वादा खिलाफी की तरफ आगे बढ़ रही है, सदन के 1 महीना चलने के बाद भी एक बार भी 19 लाख रोजगार की बात नहीं हुई, बिहार में सुशासन की बात नहीं हुई। इन सारी बातों के नहीं होते हुए भी क्या आप चाहते हैं बाबा कि हम आम जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ को दबने दें? हम युवा की आवाज़ है, युवा हम पर भरोसा करते हैं। हमने 10 लाख नौकरी की बात की थी, हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, जिसने 19 लाख रोजगार देने का बात किया उन्हें घेरें। ये सरकार निरंकुश हो गई है और मुझे इस बात को, मैंने कहा कि आप तो कहीं फ्रेम में नजर नहीं आए, आपको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए था। बोले मैं क्रेडिट के लिए काम नहीं करता हूँ, पिछले 3 टर्म से मैं युवा का अध्यक्ष हूँ, मैं बैनर और पोस्टर से दूर रहता हूँ और न मुझे किसी तरह के किसी पद प्रतिष्ठा का लालच है। एक सिपाही की तरह लालू प्रसाद जी ने हम पर भरोसा किया था
मैं उनके आइडियोलॉजी पर चलने के लिए तैयार हूं और उन्होंने तेजस्वी यादव को हम पर को सौंपा है, जो हमारे सेनापति हैं, और सेनापति का मैं सर कभी झुकने नहीं दूंगा। वहीं उन्होंने ये भी बात कहा कि मैं पिता तुल्य मानता हूं जगदानंद बाबू को और उनके हर आदेश को, हर अनुशासन को पालन करने का भरसक प्रयास करता हूं। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप एक साक्षात्कार भारत लाइव करें। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ मैंने किया ही क्या है, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है और इसका इनाम जिस तरह से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे शख्सों को, ऐसे लोग अगर किसी पार्टी में हों तो निश्चित रूप से उस पार्टी का एक बड़ा ताकत होते हैं, बड़ी जमीर होते हैं। याद आते हैं लालू प्रसाद के साथ खड़े रघुवंश प्रसाद। जब जब लालू प्रसाद को जरूरत थी रघुवंश प्रसाद खड़े रहे। अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ जब जब जरूरत महसूस होती है तेजस्वी यादव को, तो शोएब कारी खड़े नजर आते हैं। रघुवंश बाबू को भी कभी पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं हुई थी, इसीलिए वो जाने जाते हैं। आज भी देख लीजिए कि उनके नाम को भजाने वाले जदयू के लोग, उनके बेटा को ज्वाइन कराने वाले लोगों ने क्या दिया उन्हें। भले ही चीज़ें बहुत तरह की बदलती हों, बहुत तरह की बातें राजनीति में होती हों, लेकिन नाम तो जरूर लिया जाता है। जेपी ने कौन सा पद लिया था, लेकिन फिर भी नाम आज है। लोहिया ने कौन सा पद लिया था, आज भी उनका नाम है। लॉन्ग टर्म में नाम होता है, बिल्कुल। और राजनीति में, लोकतंत्र में ऐसे शख्सों की चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगर आरजेडी के लोग सुन रहे हैं तो कम से कम एक थैंक्स तो जरूर बनता है इस शख्स के प्रति, क्योंकि लोकतंत्र राजनीतिक दलों से ही होता है। पार्टी से ऊपर उठ करके, चीज़ों से ऊपर उठ करके जो लोग इस लोकतंत्र को जीवित करने के लिए, और लोकतंत्र में प्रतिरोध, विरोध और अभिव्यक्ति की आज़ादी मूल अधिकार है किसी भी नागरिक का। शायद इसके लिए अगर शांतिपूर्ण ढंग से ये सब कुछ हुआ है तो उस शख्स को जिसने ये पूरे कार्यक्रम को पोर्ट्रे किया था, पोस्टरिंग किया था, उसको एक थैंक्स तो बनता है। तो ये घमासान शो था जिसमें बताया गया कि जो राजनीति के अनुसार ही जो सफल है, तो इसके पीछे क्या रणनीतियां रही, बनाने वाले कौन थे। और चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि आजकल राजनीति में आप देखेंगे तस्वीर खिंचवाने का, वीडियोस में आने का, और जो प्रभावशाली नेता है उसके अगल बगल में होकर ये दिखाने का कि वो सबसे करीबी हैं। उस दौर में अगर कोई ऐसा नेता हो जो सब कुछ करता तो है लेकिन क्रेडिट जो है वो सेनापति को दे देता हो और खुद तस्वीरों के फ्रेम से गायब रहता हो, तो राजनीति में ऐसे कम लोग होते हैं। राजनीति में अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो तमाम जो है, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ शोएब कारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। शोएब कारी चूंकि तत्काल उनका एक फ्रेमवर्क है, इसलिए ऐसे ही बता रहे हैं कि आरएलएसपी के माधव आनंद भी हैं जी, ऐसे ही एलजेपी के राजू तिवारी भी हैं जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जी जो डार्क हॉर्स हैं, काम करते हैं, जो मतलब बैकडोर से काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से और कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम थैंक्स तो दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं जी। बिल्कुल। तो आप देखते रहे भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।